हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स। ये हमारे बायोसिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी जो हमारा सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है। तो टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स की बात करते हुए हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इसका इंट्रो से, दैट इज़ कि ये क्या होते हैं, क्यों इनका जो है ओरिजिन जो है वो हुआ, कैसे जो है इनका कंसेप्ट जो है वो ओरिजिन जो है इनका हुआ। तो दैट इज़ कि अगर किसी भी हम टेक्सोनॉमिक रिसर्च की बात करें, जब भी कोई रिसर्च होती है टेक्सोनॉमिक, दैट इज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन जब होता है तो बेसिकली उसके अंदर जो है किसी भी मटेरियल की एनालिसिस होती है और एज अ रिज़ल्ट फिर उसका जो है क्लासिफिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके अंदर भी जो है हमें बहुत से काम जो है वो करने पड़ते हैं, जैसे कि हमें जो है वो डिफरेंसेस जो हैं किसी भी टू पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में वो हमें देखने पड़ते हैं, और साथ के साथ ही हमें उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ अगर हैं या कोई रिजेम्बलेंस उनके अंदर है हमें उनको भी स्टडी करना होता है। तो दोनों ही केसेस में जो है हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई एट्रीब्यूट, कोई सर्टेन एट्रीब्यूट्स दैट इज़ कुछ कैरेक्टर्स उनके हैं, उनको हम स्टडी करते हैं जिन्हें कि हम टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स कह सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं बहुत वेज के अंदर, लेकिन ये जो डिफरेंस है वो मायने नहीं रखते कौन सी कैटेगरीज़। कुछ कैटेगरीज़ हैं जैसे कि अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं या क्लोन्स हैं या पार्थेनोजेनेटिक ऑफस्प्रिंग्स अगर हैं, लेकिन इनमें जो डिफरेंसेस हैं उनको हम कंसिडर इतना नहीं कर पाते। अगर हम ह्यूमन स्पीसीज़ की ही बात करें तो ह्यूमन स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी जो है उनमें भी जो है काफ़ी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जिनको हम आसानी से जो है वो कैच कर लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका डिस्क्रिप्शन जो है वो हार्ड हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन के साइज़ की, हेयर कलर की, तो इनके जो है डिस्क्रिप्शन जो है इनमें जो डिफरेंस है वो आसानी से पता जो है हम लगा सकते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, दोनों को एक रिजेम्बलेंस जो है वो भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम अब डेफिनेशन की बात करें तो एनी एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय विच इट डिफर्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। दैट इज़ अगर हम किसी एक स्पीसीज कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंस है या फिर रिजेंबल करते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म से बिलोंगिंग टू सेम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। मतलब कि अगर डिफरेंट है, अगर उनकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी अलग है, मतलब मान लो दो अलग अलग फैमिली या जो है जीनस है मान लो, और अगर सेम है तो वो कौन सी कैटेगरी, दैट इज़ सेम कैटेगरी होनी चाहिए। मतलब दो स्पीसीज़ अगर सेम है तो उनकी रिजेंबलिंग फीचर्स जो होंगे तो उनको हम टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स जो है वो मानते हैं। ये डेफिनेशन जो है वो मेयर के द्वारा जो है वो दी गई है। टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स हम कह सकते हैं कि एक ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, एक ऐसे फीचर्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके फॉर्मल क्लासिफिकेशन में डालने के लिए हेल्प करते हैं। उनके फीचर्स के बेस पे ही किसी एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में डाला जाता है, उसकी नेमिंग होती है और उसका जो है फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो होता है। तो हम कह सकते हैं कि टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स जो हैं उनके दो डबल फंक्शन हैं। जैसे कि एक जो है इनका डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट है, दैट इज़ ये डायग्नोसिस करते हैं डिफरेंसेस की बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और ये एक तरीके से इंडिकेटर्स भी होते हैं रिलेशनशिप के। दैट इज़ अगर दो जो है हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं और सेम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की है, उनके अंदर अगर सिमिलैरिटी है तो उसको आइडेंटिफाई करने में भी जो है टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स की ही जो है वो भूमिका रहती है। तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। लेकिन अगर हम बात करें कि जब दो ऑर्गेनिजम्स हैं सेम कैटेगरी के हैं, दैट इज़ स्पीसीज़ उनकी सेम है, बस वो मेल या फीमेल है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम जो है टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते, या फिर इमेच्योर या एडल्ट फॉर्म है, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स की अगर हम कहें तो उनको जो है वो टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता। मेन क्राइटेरिया जो है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। नेक्स्ट जो हमारे आते हैं दैट इज़ द टाइप्स ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स और द काइंड ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स, जिनके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं या उसकी सिमिलरिटी जो है हम पता करते हैं। तो अगर हम इसकी अर्ली अप्रोच की अगर हम बात करें तो शुरुआत के अंदर जो टेक्सोनॉमिस्ट थे वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, दैट इज़ जो एक्सटर्नल कैरेक्टर हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, उसी को यूज़ करते थे आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आज भी जो है बाकी जो हमारे कैरेक्टर्स
कैरेक्टर्स हैं उनसे यूज़फुल हैं, लेकिन साइड बाय साइड काफ़ी और कैरेक्टर्स जो है वो भी अब हमारी फील्ड के अंदर आ चुके हैं, जिनके बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो इन सभी टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स के एडिशन से जो है क्लासिफिकेशन की जो रिलायबिलिटी है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। और एक कंसेप्ट ये भी है कि सिंगल कैरेक्टर उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं हो पाता अगर हम किसी ग्रुप कम्प्लेक्स की बात करें, दैट इज़ अकेला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इतनी डिटेल्स नहीं दे पाता जितने कि बाकी ये जो सारे कैरेक्टर्स मिलके हमें दे पाए। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि केवल कैरेक्टर्स जो है उन्हीं की इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं होती। यहाँ पर जो टेक्सोनोमिस्ट हमारा है, जो रिसर्च जो कर रहा है, उसकी आर्ट जो है वो भी बहुत काम आती है। दैट इज़ उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से कैरेक्टर को बेसिस बना के, कौन से कैरेक्टर को ज़्यादा वेट दे रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, जिसके बेस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है क्लासीफाई किया जाता है और उसको क्लासिफिकेशन में डाला जाता है। सो टेक्सोनोमिक कैरेक्टर का जो बेस है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है किसी भी टेक्सोनोमिस्ट के द्वारा, अगर जो है वो केवल एक एडल्ट मेल को स्टडी ना करके एडल्ट फीमेल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी करे, और आल्सो केवल जो है वो इमेच्योर स्टेजेस या लार्वल स्टेजेस को स्टडी ना करके जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्स के बारे में भी अगर वो स्टडी करे। तो ये ओवरऑल एक क्राइटेरिया है टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स के क्लासिफिकेशन का। सो जैसे कि चार्ट में हम देख सकते हैं, हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, इथोलॉजिकल हैं और ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स हैं, जिनके बेसिस पर जो है हम ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। उनके बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस जो हैं उनको कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की, दैट इज़ जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जिनको देख के जो है वो इजीली जो है ऑर्गेनिजम्स जो है उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो जनरल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, जो उसकी बॉडी शेप है या उसके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिससे कि हम उनको क्लासीफाई कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। सो ये जो कैरेक्टर्स हैं वो रेंज करते हैं, जैसे कि सुपरफिशियल फीचर्स हैं, जैसे कि प्ल्यूमेज और पेलाजिक कैरेक्टर्स जो बर्ड्स में और मैमल्स में पाए जाते हैं। कुछ लीनियर स्केल काउंट्स या स्केल्स जो हैं वो फिश के अंदर और रेप्टाइल्स में मिलती हैं। और उससे भी अगर हम देखें तो स्ट्यूचर्स और स्क्लेराइड्स जो है, जो कि एक आर्थ्रोपोड की बॉडी में मिलती हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स से लेके वर्टिब्रेट्स की बॉडी में ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनके बेसिस पर हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो एनिमल्स विद एन एक्सटर्नल स्केलेटन, दैट इज आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क, जिनका एक्सटर्नल स्केलेटन जो है वो एक्सटर्नल फॉर्म का होता है, दैट इज एक्सोस्केलेटन जिनमें पाया जाता है, वो जो है डिफरेंट रेंज के और जो हम कह सकते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो है कैरेक्टर्स शो करते हैं। दैट इज़ इनके बेसिस पर जो है हमारा क्लासिफिकेशन प्रोसेस जो है वो और भी आसान हो जाता है। देन सेकेंड इज़, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजिकल और वो भी अगर हम कहें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अलावा उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि जेनेटिक कैरेक्टर्स उनके हैं जो कि अलग अलग जो है ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वेरी करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही यूज़फुल हुई है, जैसे कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी करते हैं तो हमें एक बहुत ओवरऑल ब्रीफ आइडिया जो है वो मिल जाता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक इंसेक्ट की स्पीसीज़ है, दैट इज़ फुलगोरिडे, तो उसके अंदर जो है इन स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टडी जो है वो की गई है। और जेनेटिक स्ट्रक्चर्स ही वो होते हैं जो कि स्पेशिएशन के कोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज जो है वो होते हैं। तो चेंज होने वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी जो है वो भी काफ़ी जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड कर सकती है। तो स्पेशल स्ट्रक्चर्स और हम कहें जो कैरेक्टर्स हैं उनका रोल भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ इंटरनल मॉर्फोलॉजी, या फिर अगर हम कहें कि एनाटोमी जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो भी एक बहुत ज़्यादा अबंडेंट सोर्स जो है वो हो सकती है टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स की स्टडी के लिए। दैट इज़ सारे अगर हम हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स की बात करें, जैसे कि अगर कुछ वर्टिब्रेट्स के केस में अगर हम देखें तो इंटरनल स्केलेटन और उसके भी कुछ सेलेक्टेड पार्ट जैसे कि स्कल हैं उन्हें ही प्रिजर्व किया जाता है और उनको ही जो है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए जो है वो काम में लिया जाता है। ऑफ कोर्स हम बात करें अगर पैलियोंटोलॉजिस्ट की, जो कि फॉसिल्स की स्टडी से डील करते हैं, तो वो जो है
बाकी के हार्ड पार्ट्स जो हैं उन पे भी फोकस करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एनिमल या हम कहें ऑर्गेनिज्म के। और नाउ अब उन्होंने जो है अपना अटेंशन जो है जो भी स्केलेटल कैरेक्टर जो है उन्हें यूज़फुल लगे उसकी तरफ दे दिया है। दैट इज़ कि केवल स्कल ही नहीं, ओवरऑल और जो कैरेक्टर्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्केलेटल, उनसे भी जो है वो उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो भी यूज़ में ले सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। सो नाउ अगर हम बात करें एम्ब्रियोलॉजी की, दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजिकल जो हमारे फीचर्स हैं उनको अगर स्टडी किया जाए तो ये भी अगर कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी है तो वो भी बहुत सारे टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस जो है उसको हम पहचान सकें। तो अगर बात करें हम क्लीवेज पैटर्न की, गैस्ट्रुलेशन की और अदर एम्ब्रियोलॉजिक फेनोमेना है तो पूरे फाइला की स्टडी करें या फिर हम किसी एक पर्टिकुलर फाइला की करें तो ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करते हैं बाकी की जो हमारी हाईएस्ट कैटेगरीज हैं या हाईएस्ट टेक्सा हैं उनकी स्टडी करने में और उनका कंपैरिजन करने में। सो नाउ नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज़ स्टडी ऑफ द कैरियोलॉजी। तो कैरियोलॉजी की जब हम बात करते हैं या फिर जो बाकी साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हमारे हैं वो भी टेक्सोनोमिस्ट के लिए बहुत यूज़फुल हो जाते हैं। किसके लिए? जो डिफ्रेंशिएशन है और जो चेंजेस हैं या फिर हम कहें जो वेरिएशन की लिमिट्स हैं वो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स के अंदर उनको जो है यूज़ करके जो है इनका ऑर्गेनिज्म का जो है वो आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस फेज़ के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हमारा है अगर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर की हम बात करें तो वो क्रोमोसोम नंबर है। क्रोमोसोम नंबर की हेल्प से हम कोई भी दो नियरली स्पीसीज़ है उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं जो एक्सटर्नली और बाकी अगर और फीचर्स में अगर कहें काफ़ी जो है सेम दिखती हैं, उनमें इतना रिजेम्बलेंस है जो कि माइन्यूट डिटेल्स जो हैं वही सिर्फ डिफरेंस के फॉर्म में है। तो क्रोमोसोम नंबर के बेस पे हम उनकी डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो ड्रोसोफिला की दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ हैं, ड्रोसोफिला सोडोप्सकोरा एंड ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस। तो इनको जो है मोर इजीली डायग्नोस किया जाता है बाय देयर क्रोमोसोम कॉन्फ़िगरेशन देन बाय एनी अदर फीचर, क्योंकि उसके अंदर जो है इनके जो आइडेंटिफिकेशन चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। इजीली जो है हम इनको चेक कर सकते हैं और जो है क्रोमोसोम नंबर जो है हम इजीली चेक कर सकते हैं बाय क्रशिंग द टेस्टिस ऑन अ स्लाइड एंड फिर उसको हम ऑब्जर्व जो है वो कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे हो गए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स जिनके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको एक पर्टिकुलर पोजीशन में हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम आगे देखेंगे वो हमारे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स हैं रिस्पेक्टिवली। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।